चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न जो आपका देखिए सेट आपका 4 है। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में जो आपको इसके बबल भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको करा चुका हूँ। ठीक है, वो आप प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी। ठीक है, इससे आगे देखिए आपसे कहा उपभाग 1 में फिजिक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं इनके नाम लिखिए। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आपको परिभाषा चाहिए, बाद में आपको इसमें एक सवाल भी दिया है। अब आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपसे कहा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कहा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, देखिए पहले तो दर्पण के प्रकार, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 ये होते हैं समतल दर्पण। ठीक है, नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण। ये तो आपके दर्पण हो गए 2 प्रकार के होते हैं। अब आपसे कहा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये तो देखिए 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपके गोलीय दर्पण के भाग होते हैं, याद रखिए। ठीक छात्रों, गोलीय दर्पण, थोड़ी इसमें मिस्टेक थी, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण। ठीक छात्रों, अब आप देखिए सबसे पहले दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 तो अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। ठीक है, इसे आप याद रखिए इतना। ठीक है, अब आपसे इसके बारे में पूछा, परिभाषा पूछिए कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, और मुख्य अक्ष को प्रभावित कीजिए। ठीक है, इसे आपको थ्योरी में लिखा देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको सवाल दिया है तो आप इसे बोर्ड पर देख लीजिए। ठीक, पहले से जो इसमें आपको सवाल दिया है उसे आप देखिए। आपसे कहा है, देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो ये आपकी प्लस में होगी। ठीक है, एफ बराबर, देखिए एफ बराबर 30 सेंटीमीटर, उत्तल की है तो प्लस में रहे। ठीक है, अब आपसे कहा दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, मतलब एच बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपसे कहा देखिए लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब u बराबर -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। फिर आपसे कहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब b आपसे पूछी है। बाद में आकार, मतलब आपसे h डैश का मान भी पूछा कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा, ध्यान रखिए छात्रों। एक तो पहले ये देखिए आपकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो प्लस में ही रहे। ठीक है, और वस्तु की दूरी हमेशा चाहे लेंस उत्तल हो या आपको अवतल है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल कोई भी है, अगर हमेशा वस्तु दूरी आपको माइनस में लेके चलना है। ठीक है, कोई भी दर्पण हो, कोई आपका लेंस हो। ठीक है, अब देखिए आपका सूत्र क्या होता है दर्पण के लिए आपका फार्मूला होता है दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये आपका होता है दर्पण के लिए। ठीक है, अगर लेंस के लिए होता तो खाली आपको माइनस होता, बस सब एक ही चीज होती। ठीक है, अब देखिए छात्रों आपको एफ का मान दिया कितना, -30 है प्लस के आए पास देखिए। ठीक है, बी आपको ज्ञात करने हैं, यू आपको दिया कितना -30। देखिए छात्रों, अगर यहाँ पे माइनस आपका -30 हो जाए, देखिए छात्रों ये यू आपका माइनस का, तो इस माइनस से है ना आपको माइनस हो जाए। ठीक है, अब इसे आप इधर ले प्लस को हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए 1/b बराबर 1/30 प्लस 1/30 होगा। ठीक है, अब इसे जब आप जुड़े हो तो 2/30, अब इसे काट दो, 2 के 2, 2 के 2 5 10, 1/b बराबर 1/15, तो b बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब इसमें b आपकी 15 सेंटीमीटर है, मतलब b प्लस में अगर है तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी को सीधा होगा, आभासी
कोमा सीधा होगा। ठीक है, आपसे बस की ऊंचाई पूछी है, तब देखिए एच डैश बटे एच बराबर माइनस के बी बटे यू। सेम सूत्र लेंस में होता है, अंतर क्या होता है, खाली आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा बस, और सब यही रहेगा। ठीक है, एच डैश आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एच आपकी वस्तु की ऊंचाई है, बी प्रतिबिंब की जहां पर लेंस है दर्पण से बन रहा है प्रतिबिंब की दूरी है, यू आपकी वस्तु की दूरी है। ठीक छात्रों, अब देखिए, अब एच डैश आपसे पूछी तो एच डैश रहने दीजिए, एच को आपको मान दिया 5 है, वस्तु की ऊंचाई तो 5 लिखिए, बी आपके पास प्लस की 15 है, यू आपके पास देखिए छात्रों माइनस के 30 है तो माइनस के 30। अब आप देखिए इससे इसे काटिए, प्लस होगा 15 दूनी 30। अब देखिए 2 एच डैश बराबर 5, अब एच डैश बराबर 5 बटे 2 या एच डैश बराबर 2.5, ये आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2। देखिए आपसे कहा, देखिए आंख की समझने क्षमता का अर्थ समझाइए। ठीक है, इसे आप थ्योरी वाले में देखिए। इससे आगे देखिए, किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। ठीक है, में आपसे कहा जब वस्तु 2f दूरी पर हो। ठीक है, एक आप उत्तल लेंस बनाइए पहले तो। ठीक है, उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। ठीक है, ये उत्तल लेंस होते हैं आपके। ये आपका उत्तल लेंस है मान लीजिए। ठीक है, इसे एम एन मानिए। ठीक है, इसका केंद्र ओ है। ठीक है, ये आपकी EF1 होगी, ये आपकी 2F1, ये आपकी EF2, इसी के आगे 2F2। ठीक है, अब आपसे कहा, देखिए छात्र नंबर आ में आपसे कहा है इसमें आपसे कहा है कि बस जो है 2f दूरी पर, देखिए आपकी ये 2f दूरी पर है, यहाँ पर आप f होती है आपकी, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक 2f की दूरी है, ये आपकी 2f है। ठीक है, तब ये आपकी बस तो यहाँ पर रखी है, अब ये आपकी बस तो है कोई, ये आपकी कोई बस तो है। ठीक है, एक आपकी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जो है ये आपकी टकरा के फोकस से निकले जा। ठीक है, आपका नियम 1 है ये। अब आपकी दूसरी रेखा जो है वक्रता केंद्र से जो है इसे इससे ये आपको प्रतिबिंब बने 2f2 पर, 2f2 पर, ये आपकी वस्तु है। अब लीजिए ए बी। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। ठीक है, ये आपका बना या क्या। ठीक है, देखिए आपने बस जब 2f ली है तब इसका प्रतिबिंब बना है 2f2 पर। ठीक है, 2f2 पर बनता है प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा है। देखिए वास्तविक कोमा इस मुख्य अक्ष के नीचे तो वास्तविक कोमा उल्टा है, और प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। ठीक है, इसे आप लिखिए, जब वस्तु F2 पर लेते हैं तब प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा 2f2 पर वस्तु के समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है। ठीक है, यही आपको बनाना होता है इसमें। ठीक है, ये आपका आ था, आपसे कहा था कि जब वस्तु 2f पर, ठीक है, आपसे कहा वस्तु जो है आपकी 2f पर हो, ये आपसे कहा था आ में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका आ कंप्लीट है। इसी आगे आपसे कहा, देखिए बस जो आपकी है नंबर 12 है,
जब वस्तु आपकी हो 2f2, देखिए आपसे जब वस्तु आपकी 2f2 यहाँ से और अनंत के बीच मतलब वस्तु आपकी यहाँ पर ले आनी है, ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसे भी एक बार देखिए आप पहले आप, ठीक है, इसे देखिए, इससे डायरेक्ट इसी का बा देखिए, ठीक है, इसी का बा में आपसे कहा जब वस्तु आपकी हो, वस्तु जो है जब वस्तु 2f तथा अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, ई का आपसे, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इसे आप उत्तल लेंस बनाइए, अब जिसे अभी बनाया था उसी हिसाब से उत्तल लेंस बनाइए, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस है कोई, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष है MN, ये आपका O है। इसे आप मानिए AF1, ये आपका 2F1, ये आपका AF2 और 2F2। एक चीज का याद रखिए, O से F1 और O से F2 दूरी बराबर हो, ठीक है, और O से 2F1 की और O से 2F2 दूरी बराबर होना चाहिए, ठीक है, तब आपका चित्र सही बनेगा, ठीक है। पटरी की सहायता से इसे बनाइए, बराबर दूरी, तो इन दोनों की दूरी, इनकी दूरी O से F1 और O से F2 बराबर हो, O से 2F2 और O से 2F1 ये दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो आपका चित्र सही बनेगा, ठीक। अब से आप देखिए, आपसे कहा बस F1 ये आपका है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका होता है F होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होता है 2F। यही आपसे कहा है कि 2F पे वस्तु हो, ठीक, बात एक ही है, ठीक है। अब जब इसके बीच में आप वस्तु लियो, इसके बीच में ये आपका अनंत है, ये 2F1, इसके बीच में आपसे वस्तु कहा है, इसके बीच में, तब आप देखिए ये है, ठीक है, ये आपकी रेखा जो है टकरा के प्रथम द्वितीय फोकस से निकल जाए ऐसे करके, ये, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। अब आप दूसरी रेखा केंद्र से जाइए आपके ऐसे करके, इससे पट्टी की सहायता से बनाइए, तो यहाँ पर बीच में मिले, ठीक है, इससे दूरी से थोड़ा बढ़ा के यहाँ मिले बीच में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये आपकी कोई वस्तु है, ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब है A डैश B डैश, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए, देखिए जब वस्तु अनंत और 2F या F2 के बीच लेते हैं तब प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा, देखिए वास्तविक कोमा उल्टा वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनता, ठीक है। इसी का साइड 4 का, ठीक है, पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आपसे कहा है प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, आपसे लाभों का उल्लेख करवा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपको सवाल दिया, देखिए आपका एक परपथ दिया है, ये आपके पास 8 ओम है, ठीक है, ये आपको 12 ओम दिया है, ये आपका 24 ओम है, ठीक है। इसमें ये आपकी आई धारा प्रवाहित हो रही है,
ठीक है। ये आपका विभवांतर, ध्यान दियो, ये आपकी आई धारा ही इसे 3 भागों में बांट रही है। कौन कौन से आपके भाग हैं? ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है। ठीक है, आई धारा ही 3 भाग में बांटी। ठीक है, ठीक है। संपूर्ण धारा का मान आपसे पूछा है। ठीक है, पहले ध्यान दीजिए, आपसे कहा है प्रतिरोध के समांतर में संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें लाभ क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज पहले आप लिखिए, लाभ, लाभ, इनके 2 लाभ हैं। क्या लाभ है? देखिए छात्रों, नंबर 1 तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है, ये आपका लाभ, विभवांतर जो आपका समान रहता है। नंबर 2, समांतर क्रम संयोजन में आपका जो प्रतिरोध है न्यूनतम आता, मतलब कम आता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में अधिकतम आता है और समांतर क्रम में न्यूनतम आता है। ये आपके 2 लाभ है। आप लिख सकते हो लाभ नंबर 1, समांतर क्रम, समांतर क्रम में विभव या विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, समान रहता है, समान रहता है। ठीक है, नंबर 2, समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन में, संयोजन में, संयोजन में प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध न्यूनतम होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। देखिए प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये आपके 2 लाभ हैं इसके। ठीक है, अब इसे आपको सवाल को देखिए। ठीक है, इसमें आपको सवाल को भी हल करना है। ठीक है, ये आपके समांतर क्रम ही है। देखिए 3 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में जुड़े हैं। आप इनके नाम लिख दीजिए। मानिए आपके ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है। तब इससे समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगाइए और उसके बाद देखिए आप इसकी तुल्य धारा कितनी होगी। देखिए छात्रों, ठीक से आप ला बता दीजिए। आपको दिया, देखिए R1 बराबर 8 ओम है, R3 बराबर 12 ओम है, R4 बराबर 24 ओम है। ठीक छात्रों, और आपको दिया B बराबर, देखिए B बराबर है आपके पास 8 वोल्ट। ठीक है, लिखिए R1, R2 व R3 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तब आपका फार्मूला होगा, देखिए छात्रों, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला है। ठीक छात्रों, अब देखिए R बराबर 1/R बराबर R1 के जगह पे 8 लिखिए, आप यहाँ पर 12 लिखिए है, प्लस के आप 24 लिखिए। जब आप इसको एलसीएम लें तो आपका 24 आएगा। देखिए छात्रों, ठीक है, 24 होगा। तो इसे आप 24 करने से आप 2 को गुणा कर दीजिए, आपका 24, इसमें आपको 3 का कर दीजिए, आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तब इसे आप देखिए 1/R बराबर, देखिए 3 प्लस के 2 प्लस 1, 3 आपके ये हैं, 2 आपके ये है, 1 ये। ठीक है, बटे में 24, 1/R बराबर 3 2 5 6 में 24 और 6 चौक 24, मतलब आपका 1/R बराबर 1/4 आपका होगा R बराबर 4 ओम। ठीक छात्रों, अगर आपको R बराबर 4 दिया, देखिए छात्रों R बराबर आपका 4 है, आपको I पूछिए तो I बराबर होता है B/R। B से आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। ठीक है, सेट 4 है। ठीक है, क्लास 10th साइंस का। आपसे कहा निम्नलिखित योगों के IUPAC नाम लिखिए। देखिए छात्रों, IUPAC आपसे नाम पूछा। ठीक है, देखिए इससे पहले आप कार्बन देखिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 और 3 कार्बन आपके पास हैं। ठीक है छात्रों, देखिए 3 कार्बन आपके पास हैं। ठीक है, और 3 कार्बन के लिए इसका आपका नाम क्या होगा? देखिए छात्रों, इसका नाम होगा प्रोप, 3 के लिए प्रोप। ठीक है,
और सब में पहले तो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका डबल बॉन्ड O लगा, ये होता ऑन ग्रुप, ऑन ग्रुप, ऑन ग्रुप होता ऑन, ऑन। ठीक है, तब ये आपका क्या हो जाए प्रोपेनॉन, प्रोपेनेन, ये आप लिख सकते हैं दो प्रोपेनॉन की, दो पे ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है, या ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो दो, देखिए प्रोपेन दो ऑन, ऑन। ठीक, ये भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, इससे आगे देखिए, अब इसमें पहले कार्बन देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन आगे पास है। ठीक छात्रों, अब पहले से आप देखिए 6 कार्बन है। ठीक है, इसका आप क्या नाम लिखिए, देखिए छात्रों, ये आपका OH जो है हाइड्रोक्सी है, ऑल ग्रुप है। ठीक छात्रों, इसे लिखिए हेक्से, पहले तो हेक्से, हेक्सेन पहले आपका हो जाएगा हेक्सेन, क्योंकि आपका 6 कार्बन है, हेक्सेन होगा। ठीक है, प्लस ऑल, ये आपका हो जाएगा हेक्से, हेक्से नाल। ठीक है, हेक्से नाल हो जाएगा। ठीक छात्रों, अब देखिए इससे आगे देखिए छात्रों, आपसे कहा निम्नलिखित तत्वों को परमाणु संख्या संयोजकता लिखिए। देखिए आपको परमाणु की संख्या, आपको संयोजकता पूछ। ठीक छात्रों, इसे आप देखिए। ठीक, ये आपका है, सबसे पहले देखिए छात्रों, ये आपका है देखिए नंबर 2। अब देखिए पहले आप ऑक्सीजन को लिखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, इसकी संयोजकता होती है 2। ठीक है, अब पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19, इसकी संयोजकता होती है 1। ठीक है, अब आपको मालूम होगा छात्रों, देखिए आप कैसे किया, इसकी आप संयोजकता कैसे होती है छात्रों, उसकी ऑक्सीजन की होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 है। ठीक है, इसी हिसाब देखिए छात्रों, अब इसे आप लिखिए, पहले में 2 होगा, दूसरे में 6। अब ये इसके लास्ट वाले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका पूर्ण करने के लिए 2 इसको चाहिए, तो ये 2 ले लेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पे माइनस के 2 चार्ज हो गए। ठीक छात्रों, क्योंकि ये 2 मांग रहा है। ठीक है, अगर जो कोई ले रहा, अगर मांग रहा है तो आपको माइनस के 2 चार्ज होता है। ठीक छात्रों, अब देखिए इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका, आपसे निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। 7 का कहा योगात्मक एवं प्रतिस्थापन क्रियाएं, मिसेल, उदासीनीकरण, अथवा मैं आपसे ये पूछा। ठीक है, आप सब आप देखिए। ठीक है, बारी बारी से आप सब देखिए। देखिए छात्रों, सबसे पहले इसे आप देखिए, इसे आप लिखिए। देखिए छात्रों, देखिए आप योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया इसे कहते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक पदार्थ बनाते हैं, इस संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इससे संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। अब देखिए छात्रों नंबर 2, नंबर 2 आपसे कहा, देखिए छात्रों, प्रतिस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के योग से उस तत्व के परमाणु को प्रतिस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक छात्रों, अब इससे आगे देखो छात्रों, इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका खा, इसी में आपसे कहा उदासीनीकरण अपक्रिया या मिसेल। पहले देखिए उदासीनीकरण में आप देखिए छात्रों, उदासीनीकरण में देखिए जलीय विलयन में वह अपक्रिया जिसमें H पॉजिटिव आयन, ठीक है, OH नेगेटिव आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक छात्रों, अब ऐसे आप मिसेल को देखिए, साबुन के अणुओं का आणविक सिरा जल को और होता, ठीक है, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तैलीय मैल की ओर होता है। ठीक है, साबुन के अणुओं को इस प्रक्रिया से व्यवस्थित संरचना को मिसेल कहते हैं। ठीक है, जिससे हम सीधी भाषा में फेना कह सकते हैं। ठीक चाहता हूँ, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला अथवा देखिए, अब व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। देखिए छात्र, नंबर 1 नंबर 1 व्यंजक चूर्ण के उपयोग, नंबर 2 है नंबर 1 अशुद्ध जल को शुद्ध करने में। ठीक है, नंबर 2 सूती वस्त्र ऊन का रंग उड़ाने में। ठीक छात्रों, अब देखिए संक्षारण को आप देखिए, संक्षारण से देखिए छात्रों, आपसे कहा संक्षारण क्या लिखिए, इसके निवारण की 2 विधियां हैं। नंबर 1 देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। सीधी भाषा में जंग लगना लोहे पर। देखिए ठीक छात्रों, निर्माण की 2 विधियां, नंबर तेल लगाकर, ठीक है, ये निर्माण की बचाव की, ठीक है, बचाव, इससे आप कैसे बच सकते हो, ठीक है, बचाव की विधियां, नंबर 1 तेल लगाकर, नंबर 2 ग्रीस लगाकर, नंबर 3